हैटन गार्डन लंदन का सबसे अमीर इलाका, जहां बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप, डायमंड सेंटर्स और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेस है। और यही था दुनिया का एक सबसे मजबूत और सिक्योर वॉल्ट, जिसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन इस इम्पॉसिबल काम को केवल 6 बूढ़े आदमी पॉसिबल कर देते हैं। जी हाँ, 6 बूढ़े आदमी जिनकी एवरेज एज भी 60 से ऊपर थी। बेहतरीन प्लानिंग, डेयरिंग और कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ कैसे उन्होंने ब्रिटेन का सबसे सिक्योर वॉल्ट तोड़ा, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। लंदन दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक, और उससे भी सुरक्षित लंदन का हैटन गार्डन एरिया, जिसे डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ट्रेडर, सोने के व्यापारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेस थे। हर जगह ज्वेलरी शॉप्स एंड डायमंड सेंटर्स थे। दुनिया के अमीर लोग यहाँ सोना और डायमंड खरीदने आते थे। सभी शॉप ओनर के पास बहुत महंगी ज्वेलरी और कीमती सामान होता था, इसीलिए वो अपना सारा कीमती सामान हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी के वॉल्ट में रखते थे। ये कंपनी भी हैटन गार्डन एरिया में ही थी, इसीलिए वहाँ के ऑलमोस्ट सारे लोग अपना कीमती सामान जैसे कि कैश, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सब इसी कंपनी के वॉल्ट में रखते थे। हैटन गार्डन कंपनी ने अपना वॉल्ट 1940 में बनाया था, और इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी इतने मजबूत थे कि इस वॉल्ट को तोड़कर अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। हैटन कंपनी ने लोगों को भरोसा दिया था कि ये वॉल्ट कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी 6 सीनियर सिटीजन इसे सक्सेसफुली तोड़ देते हैं और लंदन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। इस चोरी ने हैटन गार्डन के साथ साथ पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया था। हर कोई सोचने पर मजबूर था कि 6 बुड्ढों ने कैसे इस वॉल्ट को तोड़ा होगा। इस गैंग में 6 लोग शामिल थे। गैंग का लीडर था ब्रायन रीडर, जिसकी उम्र 76 साल थी और यही इस चोरी का मास्टरमाइंड था। ब्रायन पहले भी चोरी के इल्जाम में जेल जा चुका था, और इस पर एक पुलिस वाले के मर्डर का भी आरोप था, जो आज तक साबित नहीं हो पाया। गैंग के दूसरे मेंबर का नाम था टेरी परकिंस, जिसकी उम्र 67 साल थी, जो इस चोरी में शुरू से लेकर आखिर तक था। परकिंस भी 1983 में सिक्योरिटी एक्सपेंसेस की कैश वैन को लूट चुका था, जिसे लंदन के इतिहास की तब तक की सबसे बड़ी लूट माना जाता था। तीसरे गैंग मेंबर का नाम था जॉन कॉलिंस, जिसकी उम्र 64 साल थी। जॉन भी 1960 के दशक में चोर था। जॉन ही वो आदमी था जो चोरी के दौरान बाहर खड़े होकर नजर रखता था और चोरी के बाद वैन चलाता था। चौथे मेंबर का नाम था डैनियल जोन्स। इसकी उम्र 60 साल थी और ये भी एक प्रोफेशनल चोर था। गैंग के पांचवें मेंबर का नाम था कार्ल वुड, और इसके नाम भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। गैंग के छठे और आखिरी मेंबर का नाम था बेजिल, जिसकी उम्र 58 साल थी। बेजिल वो आदमी था जिसने वॉल्ट में घुसने से पहले सारे सिक्योरिटी अलार्म डिसेबल कर दिए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे अच्छी खासी महारत हासिल थी। गैंग के सारे मेंबर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ये सारे प्रोफेशनल चोर थे। हालांकि ये सारे लोग बूढ़े हो चुके थे और उम्र के उस पड़ाव में थे जहां लोगों का चलना मुश्किल होता है और उन्हें कई बीमारियां लग जाती है। पर इस गैंग मेंबर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत ही चालाकी से इस चोरी को अंजाम दिया था, जो साबित करता है कि ये सारे कितने प्रोफेशनल चोर थे। सीनियर सिटीजन की इस गैंग ने पूरे 3 साल प्लानिंग की। गैंग के मास्टरमाइंड ब्रायन ने सबको अपना रोल समझा दिया था, जैसे कि चोरी करते समय बाहर कौन पहरा देगा, चोरी के दौरान किसका क्या काम होगा और चोरी के बाद वैन कौन चलाएगा। प्लानिंग के दौरान गैंग ने यूट्यूब पर कई वीडियोस भी देखे थे, जिसमें उन्हें पता चल सके कि ड्रिल से मोटी दीवार में कैसे छेद किया जाए। ब्रायन और उसके गैंग ने चोरी को और बारीकी से प्लान करने के लिए फोरेंसिक फॉर डमीज नाम की किताब भी पढ़ी थी, जिससे उन्हें पता चल सके कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। इस फोरेंसिक फॉर डमीज बुक को पढ़ने की वजह यह थी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू को बारीकी से समझे और चोरी के वक्त पुलिस के लिए कोई भी सबूत ना छोड़े। चोरी की सारी प्लानिंग हो चुकी थी, बस चोरी की डेट तय करना बाकी था। ब्रायन अपनी टीम को बताता है कि वो चोरी को ईस्टर हॉलीडेज के दौरान अंजाम देंगे।
क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज के दौरान यूके का हर बैंक 5 से 7 दिन के लिए बंद होता है। और इसी वजह से ब्रायन ने ईस्टर हॉलीडेज के दौरान चोरी करने का तय किया था, ताकि वो लोग चोरी को बिना किसी परेशानी के अंजाम दे सके। 2 अप्रैल की शाम 7 बजे हैटन गार्डन कंपनी का स्टाफ वॉल्ट और ऑफिस को बाहर से लॉक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके 1 घंटे 20 मिनट बाद यानी 8 बज के 20 मिनट पर ब्रायन और उसकी गैंग व्हाइट कलर की वैन में हैटन गार्डन कंपनी के बाहर पहुंचती है, जिसे जॉन कॉलिंस चला रहा था। वैन को कंपनी के पास खड़ा करके उसमें से 2 गैंग मेंबर्स बाहर निकलते हैं, जिनके नाम थे डैनियल जोन्स और कार्ल वुड। उन दोनों ने मेंटेनेंस वर्कर के यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे और वो दोनों हैटन गार्डन कंपनी के सामने रेकी करने लगते हैं। वो दोनों चेक करना चाहते थे कि बिल्डिंग के आसपास कोई शख्स या पुलिस की गाड़ी तो नहीं है। करीब 1 घंटा रेकी करने के बाद 9 बजकर 20 मिनट पर गैंग का छठा मेंबर बेजिल वैन से बाहर आता है। उसने अपना फेस पॉलिथीन बैग से छुपाया था, ताकि सीसीटीवी में उसका चेहरा दिखाई ना दे। बेसिल ने मास्टर कीज की मदद से पहले भी कई सारी चोरियों को अंजाम दिया था, इसीलिए यहाँ भी वो हैटन गार्डन कंपनी के एग्जिट डोर को मास्टर कीज की मदद से खोलता है। एग्जिट डोर खुलने के बाद जॉन वैन को डोर के करीब पार करता है, जिसमें से वो लोग अपने सभी इक्विपमेंट्स जैसे ड्रिलिंग मशीन, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, कचरा भरने की ट्रॉली और कुछ हथौड़े अपने साथ लेके बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। सारा सामान अंदर ले जाने के बाद जॉन वैन को कंपनी से थोड़ी दूर पर पार्क करता है और सामने वाले बिल्डिंग से हैटन गार्डन कंपनी और सामने से जा रही रोड पर नजर रखता है। इस बिल्डिंग से जॉन आने जाने वाली हर गाड़ी और हर शख्स को अच्छे से देख पा रहा था, और वो सब वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, इसीलिए जॉन किसी भी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ी की खबर उन्हें दे देता था। एग्जिट डोर से अंदर जाते ही गैंग के 2 मेंबर्स सीधा बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां अपने औजारों के साथ उस एयरलॉक डोर के सामने खड़े होते हैं, जिसके पीछे वॉल्ट का दरवाजा था। दूसरी तरफ गैंग के और 2 मेंबर्स बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर जाते हैं और लिफ्ट को सेकंड फ्लोर पर बुलाते हैं, जिसके बाद वो लिफ्ट में जूता फंसाते हैं और लिफ्ट को डिसेबल कर देते हैं। इसका मतलब लिफ्ट ना अब ऊपर जा सकती थी और ना ही नीचे जा सकती थी। लिफ्ट को डिसेबल करने के बाद वो दोनों दोबारा नीचे आते हैं और लिफ्ट के बाहरी दरवाजे को अपनी औजार के जरिए जबरदस्ती खोलते हैं और इसी रास्ते से नीचे उस मेटल शटर के पास पहुंचते हैं जो बिल्कुल वॉल्ट के पास था। मेटल शटर को थोड़ा ऊपर उठाकर ये दोनों उसके नीचे से रेंगते हुए उस बेसमेंट एरिया में पहुंचते हैं जहां वॉल्ट उनके बिल्कुल सामने था। इस बेसमेंट के नीचे उतरने वाली सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कंट्रोल रूम था, जहां से एयरलॉक डोर, सीसीटीवी कैमरास और अलार्म सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था। और गैंग का छठा मेंबर बेजिल सभी सीसीटीवी और अलार्म्स को डिसेबल कर देता है और एयरलॉक डोर का पावर कट कर देता है, जिसकी वजह से एयरलॉक डोर खुल जाता है और गैंग के बाकी मेंबर्स अपने औजारों के साथ अंदर घुस जाते हैं। अब वार्ड के अंदर जाने से उन्हें बस एक ही चीज रोक रही थी, और वो की रॉड से बना दरवाजा, जिसे वो लोग आरी की मदद से काटना शुरू कर देते हैं। और तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस घबराहट में बदल जाता है और वो सभी बहुत डर जाते हैं। बेजिल ने सारे अलार्म सिस्टम डिसेबल तो कर दिए थे, पर इसके बावजूद भी बिल्डिंग सिक्योरिटी कंपनी के पास एक नोटिफिकेशन चली जाती है, जिसके बाद वो कंपनी अपना एक गार्ड बिल्डिंग के बाहर भेजते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के बाहर आकर मेन गेट चेक करता है, जो उसे लॉक मिलता है, जिसके बाद उसे लगता है कि ये एक फॉल्स अलार्म था और इसी बात की खबर वो अपनी कंपनी को दे देता है। सिक्योरिटी कंपनी गार्ड से दोबारा कंफर्म करते हुए उससे पूछती ही कि वहाँ सब कुछ ठीक है, जिसके जवाब में गार्ड कहता है हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, और फिर गार्ड वहाँ से चला जाता है। बिल्डिंग में 2 दरवाजे थे। पहला सामने से मेन दरवाजा था, जिसे गार्ड ने लॉक देख लिया था, और दूसरा बिल्डिंग के लेफ्ट साइड से, जिससे ये गैंग अंदर घुसा था। इस पूरी चोरी के दौरान सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जॉन कॉलिंस, जिसे सामने की बिल्डिंग से नजर रखने का काम दिया था, वो इस चोरी के दौरान खुद सो गया था। मगर इस गैंग की किस्मत अच्छी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे ये लोग पकड़े जाते।
दरवाजे की रॉड काटने के बाद वो सभी उसके बीच से निकलते हैं और वॉल की दीवार तक पहुंच जाते हैं, जो 3 फीट मोटी कंक्रीट से बनी हुई थी। इस वॉल का डोर हेवी मेटल से बना हुआ था। इसे सिर्फ सिक्योरिटी कोड की मदद से ही खोला जा सकता था। इसीलिए ये गैंग वॉल का डोर खोलने की बजाय वॉल्ट रूम की दीवार तोड़ने का तय करके आए थे और इसीलिए उन्होंने अपने साथ हेवी ड्रिलिंग मशीन भी लाई थी। अब वो लोग अमीर होने से महज 3 फीट की दूरी पर थे, मगर इतनी मोटी दीवार को बिना किसी हेवी ड्रिलिंग मशीन के तोड़ना नामुमकिन था और इसी वजह से वो अपने साथ एक हेवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आए थे। ब्रायन और उसकी गैंग ने पहले ही यूट्यूब से इस हेवी ड्रिलिंग मशीन को चलाना सीख लिया था। इसीलिए उन्होंने इस मशीन को वर्ल्ड रूम की दीवार पर चलाना शुरू कर दिया। ड्रिलिंग के दौरान उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वो लोग जल्दी बहुत अमीर बनने वाले हैं और साथ ही उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। ड्रिलिंग के दौरान कार्ल सभी को बताता है कि इस चोरी के बाद उनका नाम लंदन की चोरियों के इतिहास में सबसे ऊपर लिखा जाएगा और वो आने वाली पीढ़ी के लिए लेजेंड्स बन जाएंगे। और ये बात सही भी थी, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में आकर वो लोग उस चोरी को अंजाम दे रहे थे जिसके बारे में किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। कई घंटे ड्रिलिंग करने के बाद वो लोग दीवार में छेद करने में कामयाब हो जाते हैं और उस छेद को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी उसके आर पार जा सकता था। छेद के रास्ते से वो सभी लोग जैसे ही वॉल्ट रूम में पहुंचते हैं, अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ जाते हैं और उनकी सारी खुशी मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि सारे सेफ्टी बॉक्सेस दीवार के अंदर जड़े हुए थे, जिन्हें खोलना लगभग नामुमकिन था। सेफ्टी बॉक्सेस को दीवार के अंदर देखकर सभी गैंग मेंबर्स बहुत निराश हो जाते हैं। इतने सालों की प्लानिंग और तैयारी करने के बाद भी उनसे ये पॉइंट छूट गया था और उनकी पूरी मेहनत और पूरा प्लान फेल हो चुका था। अब बारी थी फैसला लेने की और गैंग लीडर ब्रायन फैसला करता है कि वो सभी यहाँ से वापस चलेंगे और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ब्रायन और उसकी पूरी गैंग अपने सभी औजारों को उठाते हैं और बिल्डिंग के एग्जिट डोर से बाहर आ जाते हैं, जहां जॉन पहले से ही व्हाइट वैन लेके उनका इंतजार कर रहा था और वो सब उस वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वैन में बैठते ही ब्रायन ने फैसला कर लिया था कि अब वो ना हैटन गार्डन बिल्डिंग में वापस आएगा और ना ही इस चोरी को अंजाम देगा, क्योंकि ब्रायन का मानना था कि अगर एक बार प्लान फेल हो जाए तो दोबारा उसी पर काम करने से गलतियां ज्यादा होती है और पकड़े जाने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, जो कि उसकी उम्र बाकी मेंबर से सबसे ज्यादा थी। इसीलिए ब्रायन ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले पा रहा था। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो खुद को इस चोरी से पीछे कर लेगा और गैंग के दूसरे मेंबर से भी यही करने को कहता है। पर गैंग के दूसरे मेंबर्स की आंखों में अब लालच आ चुका था और वो किसी भी कीमत पर हाथ लगती दौलत को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो फिर कैसे बाकी मेंबर्स ने बिना ब्रायन के इस स्टोरी को अंजाम दिया, ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।